नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। आप जो सामने चित्र देख रहे हैं ये हरिशंकर परसाई जी का है। आइए पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग संग्रह उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आइए पाठ को अब समझते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। ये एक चित्र है जिसको कि हमारे लेखक देख रहे हैं, जिसमें प्रेमचंद जी हैं वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। इन्होंने जो पहनावा है उसका वर्णन किया है कि सिर पर जो टोपी है वो मोटे कपड़े की है, एक कुर्ता भी है और एक उन्होंने धोती पहनी हुई है। कनपट्टी चिपकी है, उनकी जो कनपट्टी है वो चिपकी हुई है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं कि उनका जो गालों पे से जो हड्डियां उभर आई हैं उसको अब क्या करते हैं कि उनके जो चेहरे की जो घनी मूछें हैं वो उसको भरा भरा बतला रही हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, इन्होंने पैरों में कैनवस के कपड़े के जूते पहने हुए हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, यानी फीते जो हैं वो बेतरतीब तरीके से बांधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जब हम लापरवाही से इसके फीतों को उपयोग में लाते हैं तो क्या होता है, उसके आगे की जो पतरी होती है वो निकल जाती है और फिर आगे के कुछ धागे जो है वो बाहर निकल आते हैं। उससे क्या होता है कि छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। देखिए कैसे भी बेतरतीब तरीके से इन्होंने बांधे हुए हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, ये जो दाहिना पांव है इसका जूता बिल्कुल ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, ये देखिए, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई, कि एक उंगली जो है वो बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब लेखक जो है बस यहीं पर आकर अटक गया। सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब एक ये प्रश्न लेखक ने किया है कि अगर फोटो खिंचाने की ऐसी पोशाक है तो रोजमर्रा में पहनने की उनकी पोशाक कैसी होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई फोटो खिंचाने जाएगा तो वो बड़ा बन ठन के, संवर के, अच्छे कपड़े पहन के, नहा धोकर जो है बालों को अच्छी तरह बनाकर जो है वो फोटो खिंचवाएगा। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी ऐसे कपड़े पहनकर जो है फोटो खिंचा रहे हैं। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। जो प्रश्न इन्होंने खुद से खड़ा किया था उसका खुद से ही सोचकर जो है उत्तर दे रहे हैं हमारे लेखक। कहते हैं नहीं,
इसमें अलग अलग पोशाकें पहनने का गुण नहीं है, पोशाकें बदलने का गुण नहीं है इनमें। जैसा हम लोगों में और या अन्य लोगों में होता है कि जो बार बार अपनी पोशाकें बदलते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे दिख सकें, इसमें इनमें वैसा गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। इनकी बड़ी ही खासियत थी प्रेमचंद जी की, जैसे वो दिखते थे, जैसे वो थे ऐसे ही वो सामने वाले को दिखते थे। उनके अंदर एक सादगी थी, एक सरलता थी, उनके अंदर बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। वो दिखावे और अवसरवादिता में विश्वास नहीं करते थे। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ और उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे। यहाँ इन्होंने प्रेमचंद जी को साहित्यिक पुरखा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि परसाई जी भी साहित्यकार हैं, प्रेमचंद जी तो बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनसे पहले के साहित्यकार थे, इसलिए वो उनके पूर्वज हुए, पुरखे हुए, इसलिए उन्होंने उनको कहा कि मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है? क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? अब उनसे कह रहे तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आ रही है, जरा भी संकोच नहीं हो रहा, तुम्हें जरा भी झेप नहीं हो रही है। अगर हम प्रेमचंद जी की जगह होते और ऐसे कपड़े पहनते और हमें बाहर जाना पड़ता या फोटो खिंचाने जाना पड़ता तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमें लज्जा आती, हमें संकोच होता, हम झेप जाते अगर कोई हमें टोक देता कि तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं या तुम्हारा जूता फटा हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? अब वो एक उपाय भी बता रहे हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम था कि जो चीज फटी हुई है उसको ढका भी जा सकता है? यानी अपनी कमियों को हम ढक भी तो सकते हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। कह रहे तुम्हें, तुम्हारी जो कमी है तुम लोगों को सामने दिखा रहे हो, उसे ढकने में तुम विश्वास ही नहीं रखते। इसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी बेपरवाही है, एक बड़ा जो है विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यहां ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? इसलिए कहा क्योंकि जो प्रेमचंद का जो रचना संसार था, उन्होंने जो भी रचनाएं की वो अपेक्षित वर्ग के लिए की, दलित वर्ग के लिए की, किसान के लिए की, गरीब के लिए की, पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए की, शोषित वर्ग के लिए की, और उनके बारे में सोच सोच कर उन्होंने जो लिखा वो दर्द की अनुभूति उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। तो लेखक इसीलिए कह रहा है कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। वो इस मुस्कान को अधूरा बता रहे हैं। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो कह रहे हैं कि ये तुम जो मुस्कुरा रहे हो ये मुस्कान नहीं है, ये तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो, हमारे ऊपर व्यंग कर रहे हो। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है? कह रहे बड़ा ही अजीब आदमी है, जबकि हमें इसके ऊपर हंसना चाहिए, इसने फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि ये उल्टा हमारे ऊपर ही हंस रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। अब लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हें फोटो खिंचाने का इतना शौक हो रहा था तो बढ़िया जूते पहन लेते या नहीं खिंचवाते। नहीं खिंचवाते तो क्या बिगड़ जाता? फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? लेकिन अब वो अनुमान लगा रहे हैं हमारे लेखक कि शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। कितने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कहानीकार, इतने बड़े उपन्यासकार कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक अच्छा जूता खरीद ले और उसको पहनकर जो है फोटो खिंचा ले। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। करे मैं तुम्हारी इस हालत को, तुम्हारे इस कलेश को, तुम्हारे इस दुख को जैसा तुम महसूस कर रहे हो उसको देखकर मैं रो पड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे आंखों का जो तीखा दर्द भरा व्यंग है ये मुझे एकदम रोक देता है। आगे लेखक कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व नहीं समझते।
समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। अब वो लेखक क्या कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए लोग तो जूते मांग लाते हैं। अगर तुम्हारी जिस व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती तो वो मांग लेता है। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी कि किराए के कपड़े पहनकर जो है दूल्हा बन जाते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, किराए की मोटर कार पर बैठकर अपनी बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बना। कि लोग क्या क्या प्रयत्न नहीं करते कि वो तो बीवी तक मांग लेते हैं दूसरे की उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, और तुम जो है जूता ही नहीं मांग पाए। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं। वो कहते हैं कि लोग जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो खुशबू लगा लेते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। गंदे चरित्र का व्यक्ति है, गंदे कारनामों वाला व्यक्ति भी जो है उसकी फोटो भी खुशबू देती है, उसकी फोटो भी अच्छी लगती है। वो भी जब फोटो खिंचाता है तो अपने आप को अच्छा चरित्रवान, अच्छा व्यक्ति दिखाकर जो है फोटो खिंचवाता है। आगे हमारे लेखक कहते हैं टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। अब यहाँ पर जो टोपी है वो इज्जत का प्रतीक है, और कह रहे कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, इज्जत तो क्या है, इज्जत तो 8 आने में मिल जाती है। और जूता यहाँ पर एक ताकत के प्रतीक के रूप में हमारा लेखक कह रहा है। और ताकत क्या है, ताकत उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे, यानी कि ताकत जो है वो उसके लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी कि जो ताकत है वो हमेशा इज्जत पर हावी रही है, उससे ज्यादा कीमती रही है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है, यानी कि ताकत के सामने अब इज्जत की अब तो कोई भी कीमत नहीं रह गई है। 2500 इज्जतें जो है उसके ऊपर न्योछावर हो जाती है ताकत प्राप्त करने के लिए। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब लेखक कहता है कि तुम तो बहुत बड़े कथाकार हो, उपन्यास सम्राट कहलाते हो, युग प्रवर्तक कहलाते हो, मगर तुम्हारा फोटो में जो है जूता वो फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ अपनी तुलना जो है वो प्रेमचंद जी से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा जूता भी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परसाई जी हैं उन्होंने भी भ्रष्टाचार पर, सामाजिक चीज़ों पर जो है बहुत कड़ा प्रहार किया अपने व्यंग्यों के माध्यम से। उन्होंने प्रेमचंद को अपना आदर्श बनाया है। तो यूं वो कहते हैं कि यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। वो कह रहे हैं मेरा जूता वैसे ऊपर से तो अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। वो अपने माध्यम से सभी लोगों की बात कर रहे हैं कि सभी लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। ऊपर से तो उन सबका जूता, हम सबका जूता जो है अच्छा दिखता है, लेकिन अपनी अच्छाई जो है, अपनी बुराई छिपाने के लिए हम उसको अच्छा दिखाते हैं और नीचे से कहते हैं कि उसके अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। ऊपर से अच्छा दिखाने के चक्कर में हम अंदर जो है लहूलुहान होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं, हमें चोट लगती जा रही है अंदर, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी कि हम दिखावे पर मर मिटेंगे, हैं, हम अपने अंदर से बिल्कुल लहूलुहान हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से जो है हमारी उंगली नहीं दिखेगी। ऊपर से हम अपने आप को अच्छा ही दिखाते रहेंगे, बनावटीपन में रहेंगे। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। वो कहते हैं तुम्हारा विपरीत है, तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन तुम अंदर से बिल्कुल सुरक्षित हो। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। मैं ऊपर से अच्छा दिखता हूं लेकिन अंदर से खोखला हो गया हूं, बेकार हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। कह रहे कि तुम्हें पर्दा करना नहीं आता, यानी कि अपनी बुराई पर, अपनी कमियों पर पर्दा डालना नहीं आता, और हम जो है वो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं।
तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। अब वो कह रहे हैं कि मैं तो भैया बिल्कुल भी ऐसे फोटो नहीं खिंचा सकता फटे हुए जूते के साथ। भाई सारी जिंदगी का मामला है, अगर जीवनी में मेरा ऐसा फोटो लगेगा तो लोग यही तो कहेंगे, देखो परसाई जी का फोटो जो है कैसा है, उसमें उनके जूते फटे हुए हैं। कह रहे चाहे मेरी जीवनी बिना फोटो के छप जाए, लेकिन मैं ऐसा फोटो नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। फिर वो आगे कहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी ये मैं व्यंग मुस्कान देखता हूं तो मेरे हौसले जो है वो पस्त हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? अब गोदान जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसका एक पात्र है होरी। एक प्रश्न खड़ा करते हैं, क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? पूस की रात जो है प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, उसका पात्र है हल्कू। उसके लिए प्रश्न रख रहे हैं, क्या हल्कू का खेत चर गई नील गाय? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। यहाँ उनकी कहानियों उपन्यासों के पात्रों के माध्यम से उन्होंने उनके व्यंग की है, उनकी बनावट, लोगों के बनावटी जीवन शैली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक। पहले इन्होंने इनको कहा मेरे साहित्यिक पुरखे, अब वो मेरी जनता के लेखक, क्योंकि प्रेमचंद जी सबसे बड़े जनता के लेखक थे। अगर कबीर के बाद कोई जनता का लेखक हुआ तो वो प्रेमचंद जी हुए। उन्होंने जनता के लिए लिखा, सदैव पीड़ित वर्ग के लिए लिखा, किसान के लिए लिखा, दलित के लिए लिखा, मजदूर के लिए लिखा, शोषित के लिए लिखा, उपेक्षित के लिए लिखा। उनकी समस्याओं को हमेशा जो है उन्होंने उभारा है, लोगों के सामने रखा है, इसलिए वो सबसे बड़े जनता के लेखक हैं। लेकिन वो कहते हैं, वो पूछ रहे हैं उनसे प्रश्न कि मेरे जनता के लेखक तुम्हारा जूता फट कैसे गया? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तकादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? भाई जूता कैसे फटेगा? या तो कोई किसी बनिए से आपने उधार लिया होगा और वो बार बार तकादा करता होगा, उससे बचने के लिए आप जो है लंबे रास्ते से घूम कर आते होंगे, तो ऐसे चल चल के तुम्हारा जो है जूता फट गया होगा। प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हैं हमारे लेखक। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। कुंभन दास जी को अकबर ने जब अपने दरबार में बुलाया कि वो यहाँ आए और भजन सुनाए, तो उन्होंने वहाँ एक बार जाकर और कहा कि आवत जात पनैया घिस गई, कि आने जाने में मेरे पैरों की जो चप्पलें हैं वो घिस गई हैं, बिसर गयो हरिनाम, और मैं हरि का जो नाम है वो भूल गया हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कुंभन दास जी ने, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम, कि जिनके देखने से ही दुख पैदा होता है उनको करबो, उनको दूर से ही सलाम। अब लेखक कहते हैं कि चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? प्रश्न अब दोबारा से उन्होंने सामने रख दिया। अब वो खुद ही अनुमान लगा रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। अब जूता कैसे फटेगा? किसी सख्त चीज को ठोकर मार के चलोगे तो जूता फटेगा। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, जो शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज थी जो सदियों से परत पर परत, परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। वो यही कह रहे हैं कि कोई कुरीतियां थी, ऐसी ऐसी हमारी गलत परंपराएं थी जो कि सदियों से चली आ रही थी, और तुमने उन्हें ठोकर मारी, तुमने उन्हें उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की है, शायद उससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, जो गलत परंपराएं थी वो सब इकट्ठी हो गई और उनको टीले का एक रूप ले लिया। यहां जानबूझकर जो हमारे लेखक जो है वो टीले शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उन ताकतवर विरोधियों की ओर इंगित कर रहे हैं
जो प्रेमचंद की राह में बाधक बनकर जो है खड़े हो गए होंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर जो है टीले शब्द का प्रयोग किया है। उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, उनको हटाने के लिए, उन गलत परंपराओं को हटाने के लिए, कुरीतियों को हटाने के लिए तुमने अपना जूता चलाया। तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। वो कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी उससे टकराने की, टीले से। तुम उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बुराई से आखिरकार जब नहीं टकरा पाते तो समझौता कर लेते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता कर नहीं सके कि तुम्हारे आदत नहीं थी समझौता करने की, समझौतावादी तुम व्यक्ति थे ही नहीं। तुम बुराई के सामने झुकना नहीं जानते थे। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है। कह रहे अब वो फटे जूते से ध्यान हटकर उन्होंने उंगली की तरफ जो है इशारा किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो ये उंगली दिखाई दे रही है, ये कहीं इशारा कर रही है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की अंगुली से इशारा करते हो। कि जो व्यक्ति घृणा का पात्र होता है उसकी तरफ हाथ की बजाय पैर से इशारा करना भी अपनी घृणा दिखाना होता है। कि वो ये कहते हैं कि तुमने ऐसा, प्रेमचंद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक निर्भीक स्वभाव के हैं। जो लोग या जो बातें प्रेमचंद को पसंद नहीं थी उनका वो सशक्त विरोध करते थे। पांव की उंगली से इशारा करना उनकी इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। वे ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? कि तुम उन बुराइयों, उन गलत परंपराओं, उन क्रूतियों की बात कर रहे हो? मैं समझता हूं, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। यानी कि हम बनावटी लोगों के ऊपर तुम हंस रहे हो, जो अपनी उंगली को छिपाकर और अंदर से खोखले होते अपने तलवे को जो हम घिसाए हुए चल रहे हैं। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, यानी उन बनावटी लोगों पर जो कि बुराइयों से डर जाते हैं, कुरीतियों से जो टकरा नहीं पाते और उनके बाजू से जो है निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा है। कि तुम हमें ये समझा रहे हो कि मैं कुरीतियों से टकरा गया, मैं गलत लोगों से टकरा गया, मैंने अपना जूता फाड़ लिया, मेरी उंगली जूते से बाहर आ गई, लेकिन मैंने अपने पांव को सुरक्षित कर लिया, मैंने उसे बचा लिया और मैं चलता रहा। मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, यानी कि ऊपर से अच्छा दिखने के चक्कर में अंदर तुम खोखले होते जा रहे हो। तुम चलोगे कैसे, कितने दिन चलोगे ऐसे आगे? जब बिल्कुल अंदर से खोखले हो जाओगे, लहूलुहान हो जाओगे, तो तुम बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। बच्चों, इस निबंध के माध्यम से परसाई जी ने हमें बनावटीपन और अवसरवादिता के बारे में समझाया है कि प्रेमचंद ताउम्र कैसे कुरीतियों से जो है वो लड़ते रहे। आशा करता हूँ आपको इसका आशय अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।